हेलो दोस्तों, आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक बहुत कॉमन टॉपिक है और उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये कॉमन और इंपॉर्टेंट का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इसी कंफ्यूजन को डीकोड करने के लिए दोस्तों आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने सीए फाइनल के ग्रुप 1 के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है जो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीए इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या हम वहां से भी अपनी नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने सीए फाइनल के लिए कैसे तैयारी करें, आइए स्टेप बाय स्टेप हम इन बातों को रखने वाले हैं। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेप्स में इस पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए या कैसी करनी है, हम अपनी बातों को रख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो ये है कि क्या सर हमें इस टॉपिक में सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेलेक्टिव स्टडी दोस्तों, सेलेक्टिव स्टडी ऑन द लेवल ऑफ सीए फाइनल इज अ बिग नो। हमें किसी भी सब्जेक्ट की, मैं एसएफएम की बात नहीं कर रहा हूं, सीए फाइनल लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट में सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि हम विशेषतः यहां पर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। हमें पूरी 100% कवरेज करके चलनी है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। तो हमने यहां पर बोल दिया कि सर वी शुड नॉट स्किप एनी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है ना, डू नॉट स्किप any topic from the syllabus। ठीक है ना सर, इस बात को इंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल है उसमें से टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर कर लिया है, अगर आप सेल्फ स्टडी ना करके कहीं और से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में काफी चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्रक्स में कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट्स की टेस्टेबिलिटी ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो इसलिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए यहां पर जो हमारे सीए फाइनल एसएफएम के कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी अच्छे से समझ, इन डेप्थ समझ बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गया। तो हमें किस बात का फोकस रखना है सर, यहां पर हमें किस बात पे फोकस रखना है, तो हमें सर यहां पर फोकस रखना है ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और इससे हमें क्या फायदा मिलेगा सर, इससे हम अपना ग्रास्प बना पाएंगे ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है ना, हाँ जी सर, ये बातें भी हम लोगों ने कर ली हैं। अब आइए शुरू करते हैं अपना थर्ड स्टेप। तो आइए दोस्तों, हमने कहा हमारा थर्ड स्टेप क्या होने वाला है। दोस्तों, हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है नोट्स। सर यहां पर नोट्स में भी बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर क्या हम खुद से अपने नोट्स बनाएं या कहीं और से लें। दोस्तों, मैं दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने क्लासेस किसी पर्टिकुलर फैकल्टी से ली हुई हैं, तो जब उसने क्लासेस अटेंड करी होंगी तो उसने अपना रजिस्टर मेंटेन किया होगा और वही उनके नोट्स हैं। आप अब क्या कर सकते हैं कि उन मैसिव नोट्स में से कंसाइज नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑन द सीए फाइनल लेवल पर भी, वो अपने नोट्स स्वतः बनाएं, खुद से ही बनाएं। ठीक है ना। सो व्हाट इज द एडवाइस? एडवाइस इज टू मेक योर ओन नोट्स। सर इन नोट्स का फायदा क्या होगा? मैंने कहा सर दोस्तों, आपको यहां पर फायदा तब पता चलेगा जब आपके एफआर के पेपर के बाद आपके पास सिर्फ 1.5 दिन बचेगा एसएफएम के पेपर के लिए। ठीक है ना, तो उन 1.5 दिनों में आपके ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है ना, हाँ जी सर। अब आप फोर्थ स्टेप बताइए सर। तो हमने कहा सर हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है ब्रेक द चैप्टर्स। दोस्तों, चैप्टर्स को तोड़ना है हमें छोटे छोटे पार्ट्स में। सर इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा सर इससे आपको चैप्टर के ऊपर एक होल्ड
महसूस होने लगेगा जब आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एक एक बार में करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपने किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा जिसको आप कवर करेंगे, एंड ऐसे चलते चलते आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसी तरह हर चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है, ठीक है ना सर। जैसे कि हम जानते हैं कि बंडल ऑफ स्टिक्स एक साथ नहीं टूटती हैं, उस बंडल ऑफ स्टिक्स में एक एक करके तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर एडवाइस क्या है, दैट इज ब्रेक द चैप्टर्स इनटू सब टॉपिक्स। सर ये क्या सेल्फ स्टडी वालों के लिए है? मैंने कहा नहीं सर, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी ये एडवाइस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, तो आप इसको करके देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने कहा हर चैप्टर के मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक करने हैं। सर क्योंकि सीए फाइनल लेवल के ऊपर आने के बाद आपको पता चलेगा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर यह एडवाइस दी जाती है कि हर टॉपिक से आप मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस अपने हाथ से करके देखें, रादर देन जस्ट सीइंग द सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं दोस्तों, एंड हम अपने 5th स्टेप की तरफ चलते हैं। और 5th स्टेप में हमने क्या बात करी है, आइए देखते हैं। 5th स्टेप है हमारा फोकस ऑन कैटेगरी ए टॉपिक्स। कैटेगरी ए टॉपिक्स सर ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं प्लीज आप हमें बता दीजिए। मैंने कहा आइए फटाफट से इन बातों को भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आई एम होपिंग कि आप अपना पेन और पेपर मेरे साथ लेके बैठे हैं, ठीक है ना। आई एम अश्योरिंग कि इन स्ट्रैटेजी या इस स्टेप्स को फॉलो करके आप एसएफएम में एक बहुत अच्छा स्कोर ले पाएंगे इन द नवंबर 2023, ठीक है ना। तो सर क्या है, मैंने कहा कैटेगरी ए टॉपिक्स हमारे पास सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक तो यही है, फर्स्ट चैप्टर तो यही है। इसके बाद सर हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, दोस्तों उसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दोस्तों कौन सा टॉपिक है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। दोस्तों ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको किसी भी हालत में 99% एफर्ट भी नहीं डालना है, यहां पर 101% एफर्ट डालने पे ही बात बनेगी, क्योंकि अगेन यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज्यादा है और कंसेप्ट वाइज भी इनके कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं। हर चैप्टर में जो मैंने यहां पर 4 चैप्टर लिखे हैं, इसमें कंसेप्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको एक अच्छा नोट्स, रेगुलर प्रैक्टिस इन टॉपिक्स के ऊपर होल्ड महसूस करवाएगा, तभी जाके आपको भी खुद से पता चलेगा कि हाँ अब मेरा होल्ड इन टॉपिक्स के ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए आइए हम अपनी 6th स्टेप की तरफ चलते हैं और यहां पे देखते हैं कि सर और आगे बातें क्या हैं। तो 6th स्टेप में हमारे पास है कि सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाला जो टॉपिक था फॉरेक्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद हमारे पास जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, और इसके बाद हमारे पास एक है डेरिवेटिव्स, और यहां पर एक और टॉपिक है दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सर ये जो हमारे 4 चैप्टर हैं, इसमें अगेन फिर से आपको जरा सी भी केयरलेसनेस नहीं बरतनी है। ये हाईली टेस्टेबल टॉपिक्स हैं, खासकर ये वाला जो आपका चैप्टर है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसमें कंसेप्ट कम है, बट क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। और क्वेश्चंस देखे बिना आप ये नहीं बोल पाएंगे कि हम एग्जाम में डायरेक्टली जाएंगे और क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टफ टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो हमने क्या कहा कि सर ये क्रूशियल टॉपिक्स हैं, These are crucial topics, ठीक है। इसके बाद these are very highly relevant for examination and for the practical purposes also, and we should not leave any topic from these chapters, ठीक है ना। चलिए तो यहां इन चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक हमको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए आइए, इसके बाद मैंने कहा सर यहां पर आप जब एफएम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चैप्टर सर इंटर रिलेटेड भी हैं, इंटर रिलेटेड चैप्टर्स। अब वो कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा सर हमारे पास सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स है और जो हमारा फॉरेक्स का चैप्टर है ये इंटर रिलेटेड है।
क्योंकि फॉरेक्स के अंदर हम हेजिंग स्ट्रैटेजीज में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की बात करते हैं, एंड डेरिवेटिव्स में मेजॉरिटी पोर्शन में डिस्कस किए जाने वाली चीजें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही है। इसके बाद हमारे पास इक्विटी वैल्यूएशन, जो कि हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन का टॉपिक है, वो हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस M&A का रिलेटेड टॉपिक है। फिर इसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो कि आपको रिलेटेड लगेगा म्यूचुअल फंड्स से। सर म्यूचुअल फंड से कैसे रिलेटेड है? मैंने कहा सर पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, दैट इज जेनसेन्स अल्फा, शार्प्स इंडेक्स मॉडल, वही मॉडल आपको म्यूचुअल फंड में यूज होते देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने कहा सर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए, जैसे कि डेरिवेटिव्स करने के बाद ही आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए। डेरिवेटिव्स कंप्लीट फर्स्ट एंड देन मूव टू फॉरेक्स, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में मेजॉरिटी पोर्शन में डिस्कस किया गया है। उन दोनों को करने के बाद आपको फॉरेक्स में कम मेहनत लगेगी, वरना फॉरेक्स अगर पहले करेंगे तो फर्स्टली आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जो आप ऑलरेडी बाद में दोबारा करेंगे डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना। तो ये भी एक अपना स्टेप है इन द क्रोनोलॉजी। कौन सी क्रोनोलॉजी में हमको चैप्टर्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक चैप्टर मैं बता रहा हूं, इसी तरह एक और चैप्टर का मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूं, दैट इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन करने के बाद ही आपको पोर्टफोलियो करना चाहिए, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को खत्म करने के बाद आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे जाना चाहिए। क्योंकि अगेन यहां पर यही बात है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी यूज होंगे, और सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़े हुए टॉपिक्स आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को अच्छे से समझने में हेल्प करने वाले हैं। तो अगेन एक ये सेट हो गया अपना, ठीक है। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को करने के बाद ही हमको कौन सा चैप्टर करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लेने के बाद हमको म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी सर, ये बात भी समझ में आ गई है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक अपनी 8 स्टेप्स जिनका हमें ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाइनल SFM डिस्कस कर लिए हैं। अब बचे हैं सिर्फ अपने 2 स्टेप्स, आइए फटाफट से उन पे भी बात करते हैं। तो हमारा जो 9th स्टेप है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू द रिवीजन, ठीक है ना। सर रिवीजन की बातें हम 2 एस्पेक्ट्स में करने वाले हैं, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों कभी कभी कॉन्सेप्ट्स का भरपूर रिवीजन कर लेने के बाद भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करते हैं और एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि ICI के मॉड्यूल में कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिए गए हैं जहां पर क्वेश्चंस के एस्पेक्ट में कुछ अजम्पशंस एंड एम्बिग्विटी को देखने को मिलता है। उन एम्बिग्विटीज और अजम्पशंस को अच्छे से ध्यान रखने के लिए हमें उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कहा सर जो हमारा लास्ट एंड द फाइनल स्टेप है फॉर द प्रिपरेशन इज RTPs एंड मॉक टेस्ट। दोस्तों SFM जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमें मॉक टेस्ट मिनिमम 3 से 4 कर लेने चाहिए, और इसके बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना। हाँ जी सर, यहां पर परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन आप सेल्फ बेसिस पर भी कर सकते हैं एंड कहीं थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। RTPs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये हम जानते ही हैं, क्योंकि इसमें कभी कभार कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी ICI देता है एंड हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि RTPs में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर हमारा ये जो 10th स्टेप ऑफ CA फाइनल SFM प्रिपरेशन है ये हमने कवर कर लिया है। आप इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आई विल अश्योर यू, मेरी पर्सनल गारंटी पे, कि आपको एक अच्छा स्कोर जरूर से मिलेगा अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड बी मोटिवेटेड ऑलवेज एंड गो फॉर दिस टाइम।